हम इंसानों ने मार्स की सतह पर रोवर उतार दिए हैं। हमारे स्पेसक्राफ्ट सौर मंडल के अंत तक प्लूटो की हाई क्वालिटी तस्वीर ले चुके हैं। इवन वॉयजर्स जैसे इंसानों के द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट तो सोलर सिस्टम पास करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। लेकिन एक चीज जो इतने समय में हम अभी तक नहीं कर पाए वो है अपने ही प्लेनेट पर जमीन के नीचे सुराख बनाकर उसके सेंटर तक पहुंचना। पर क्यों? देखो, अर्थ का सेंटर हमसे सिर्फ 6371 किलोमीटर नीचे है, लेकिन इंसान आज तक जमीन में बस 12.2 किलोमीटर की गहराई तक ही खुदाई कर पाया है। यानी कि अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस का एक्चुअल 0.2%। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर आखिर अर्थ के नीचे ऐसा क्या ही मौजूद है जो हमें उसके अंदर झांकने नहीं देता? क्योंकि जो इंसान चांद तक पहुंच चुका है, वॉयजर के जरिए सोलर सिस्टम क्रॉस कर चुका है, वो अपने ही ग्रह के अंदर कुछ किलोमीटर से ज्यादा नीचे क्यों नहीं जा पा रहा? क्यों दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन भी जमीन के अंदर खुदाई करते करते रुक जाती है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर बाई चांस हम एक सुराख बनाकर अर्थ के सेंटर में चले गए तो प्रैक्टिकली हमें वहां पर क्या देखने को मिलेगा? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और विद प्रूफ आज हम उस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे जिसे प्रैक्टिकली ह्यूमैनिटी आज तक समझ ही नहीं पाई। 1970 कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। इस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन में सिर्फ स्पेस रेस ही नहीं बल्कि पृथ्वी की गहराई में जाने की भी रेस चल रही थी। इसके लिए सोवियत यूनियन ने उत्तरी हिस्से में कोला पेनिसुला पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था कोला सुपर डीप बोरहोल। मकसद साफ था, जमीन में इतना गहरा सुराख करना कि अर्थ की क्रस्ट को पास करके मेंटल तक पहुंचा जा सके। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, ड्रिल नीचे जा रही थी, रॉक के सैंपल्स ऊपर आ रहे थे और साइंटिस्ट को एक ऐसी चीज मिली जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। असल में सिर्फ 7 किलोमीटर की ही गहराई पर हमारे साइंटिस्ट को कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स मिले जो 2 अरब साल पुराने थे। इतनी गहराई पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि लाइफ के निशान मिल सकते हैं, लेकिन वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी दोस्तों कि जिस डेप्थ पर साइंटिस्ट को हार्ड और सूखी रॉक्स मिलनी चाहिए थी उन्हें वहां पर पानी मिला। असल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स गहराई के इंटेंस प्रेशर में रॉक के मिनरल्स से रिएक्ट करके पानी बना रहे थे। ये डिस्कवरी अपने आप में रिवोल्यूशनरी थी, लेकिन जैसे जैसे ड्रिल और नीचे गई मुश्किलें और बढ़ने लगी। देखो, अर्थ के अंदर हर 1 किलोमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। इसे जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। कोला प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट किया कि करीब 12 किलोमीटर की गहराई पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन जब ड्रिल सिर्फ 11.9 किलोमीटर तक ही पहुंची तो थर्मोमीटर ने 180 डिग्री सेल्सियस दिखाया। ये उनके एस्टिमेट से दुगना था। इस टेम्परेचर पर ड्रिल बिट्स नरम पड़ने लगे, ड्रिलिंग पाइप मुड़ने लगी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि इतनी गहराई पर रॉक अपना बिहेवियर ही बदल चुकी थी। देखो, जो ग्रेनाइट ऊपर से सख्त और भुरभुरी होनी चाहिए थी वो प्रैक्टिकली ऐसे बिहेव कर रही थी कि मानो वो एक गर्म प्लास्टिक हो। ड्रिल उसमें घुसती तो रॉक पीछे से बंद हो जाती। जैसे गीली मिट्टी में उंगली डालो और निकालो तो निशान भर जाता है। इस प्रोसेस में कई बार ड्रिल का पूरा ही सेशन टूटकर नीचे गिर गया और कई बार ये बोरहोल पूरे ही तरीके से कोलैप्स हो गया। 1989 में लगभग 20 साल की मेहनत के बाद 12,262 मीटर की डेप्थ पर सोवियत यूनियन ने ड्रिल रोक दी। ये होल आज भी रशिया में मौजूद है, एक वेल्डेड मेटल कैप से बंद, जंग खाता हुआ दुनिया का सबसे गहरा इंसानों के द्वारा बनाया गया सुराख। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये सब कुछ एक रेस के तहत हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी पृथ्वी में छेद कर रहा था। अमेरिका ने अपना ये प्रोजेक्ट 1960s में कंडक्ट किया। इसे प्रोजेक्ट मोहोल कहा गया। प्लान था कि समुद्र के नीचे ड्रिल करके अर्थ की क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री यानी कि मोहोविचिच डिस्कंटिन्यूटी तक पहुंचा जाए। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि ओशियन के नीचे की ओशियनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पतली होती है, यानी कि कुल मिलाकर 5 से 10 किलोमीटर। तो प्रैक्टिकली ये आइडिया लॉजिकल था, लेकिन सैडली ये प्रोजेक्ट बजट से बाहर चला गया। कांग्रेस ने फंडिंग काट दी और 1966 में प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। बाद में जर्मनी ने अपना कॉन्टिनेंटल डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाया जिसमें 9.1 किलोमीटर तक ड्रिल हुई, लेकिन वहां पर भी 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ने सब कुछ रोक दिया। हाल ही में चाइना के शिंगजियांग रीजन में 10,000 मीटर डेप्थ का साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है
जो अभी भी चल रहा है। लेकिन इन सभी में एक पैटर्न कॉमन है। एक लिमिट ऐसी आती है जहां पर अर्थ क्लियरली बोलती है कि बस रुको, तुम इससे नीचे नहीं जा सकते। तो इस सिचुएशन में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हर बार हमसे जीत जाती है और किसी भी एक लिमिट से ज्यादा अर्थ के नीचे हमें नहीं झांकने देती। देखो, इसके पीछे के दो आंसर हैं। पहला टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। और जब ये आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये इतना ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं कि इनके सामने कोई भी इंसानों के द्वारा बनाई गई मशीन तक नहीं टिकती। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जमीन के नीचे हर एक किलोमीटर पर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अगर यही रेट जारी रहे तो 50 किलोमीटर नीचे टेम्परेचर लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। 100 किलोमीटर पर ये और ज्यादा बढ़ता है और अर्थ के कोर पर यानी कि 6371 किलोमीटर नीचे टेम्परेचर करीब 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये सन के सरफेस टेम्परेचर के बराबर है। अब बात अगर प्रेशर की करें तो अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन अर्थ के सेंटर पर प्रेशर 360 गीगापास्कल्स है, यानी कि 36 लाख एटमॉस्फेयर्स के बराबर। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप अर्थ के सेंटर पर खड़े हो तो आपके ऊपर 6371 किलोमीटर रॉक, मेटल और मैग्मा का पूरा वजन होगा। इतने प्रेशर में तो स्टील भी कागज की तरह मुड़ जाता है, तो जरा सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। ये प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस पर तो रॉक भी इतनी स्क्वीज्ड हो जाती है कि सॉलिड होते हुए भी वो ठीक ऐसे बहने लगती है कि मानो वो धीरे धीरे बहता शहद हो। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है जो हमसे ये कहता है कि अगर हम ड्रिल कर ही नहीं पा रहे हैं तो प्रैक्टिकली हमें ये कैसे पता है कि अर्थ के नीचे क्या मौजूद है। देखो, यहाँ पर साइंस का एक शानदार मेथड काम आता है जिसे कहा जाता है अर्थक्वेक्स। देखो, जब भी कहीं अर्थक्वेक आता है तो वो सिर्फ सरफेस को ही नहीं हिलाता, वो अर्थ के अंदर सिस्मिक वेव्स भी भेजता है। ये वेव्स दो तरीके की होती हैं। पहली पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स जो सॉलिड और लिक्विड दोनों के अंदर से गुजर सकती हैं। दूसरी एफ वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स जो कि सिर्फ सॉलिड मटेरियल के अंदर से गुजर सकती हैं लेकिन लिक्विड से नहीं गुजर सकती। अब जब साइंटिस्ट ने दुनिया भर में अलग अलग सेस्मोमीटर्स निकालकर इन सारी ही वेव्स को ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक अजीब पैटर्न देखा। अर्थक्वेक जहां आया था उससे ठीक अपोजिट साइड पर एस वेव्स पहुंच ही नहीं रही थी, यानी कि इन शॉर्ट बीच में एक ऐसी लेयर मौजूद थी जो कि एस वेव्स को रोक रही थी। अब क्योंकि एस वेव्स लिक्विड में नहीं चल सकती तो इसका मतलब साफ था, अर्थ के नीचे एक बहुत बड़ी लिक्विड लेयर मौजूद है। यही वो डिस्कवरी थी जिसने सबसे पहली बार हमें ये बताया कि अर्थ का आउटर कोर लिक्विड है। अब पी वेव्स पर आते हैं जो अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करते हुए अंदर जाकर बेंड हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिससे साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि लिक्विड लेयर के अंदर एक सॉलिड बॉल मौजूद है। यही अर्थ का इनर कोर है। बिना किसी इंसान को अंदर भेजे सिर्फ अर्थक्वेक्स की वेव्स को पढ़कर साइंटिस्ट ने अर्थ का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक बंद कमरे के बाहर खड़े होकर सिर्फ आवाज सुनकर आप ये पता लगा लें कि उस कमरे के अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए अब एक इमेजिनरी जर्नी पर चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर में काम कर सकती है। अब ये देखते हैं कि जब हम खुद अर्थ के इस इंटीरियर को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें वहां पर क्या दिखेगा। चलिए खोदना शुरू करते हैं। पहले कुछ किलोमीटर तक हम अर्थ की क्रस्ट में हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट करीब 25 से 70 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर। क्रस्ट में हमें ग्रेनाइट, बेसॉल्ट और सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं। कहीं फॉसिल्स मिलते हैं, कहीं अंडरग्राउंड वाटर तो कहीं मिनरल डिपॉजिट्स। यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन अभी मैनेजेबल है। अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हैं तो करीब 30 से 50 किलोमीटर नीचे जाकर हम एक बाउंड्री क्रॉस करते हैं जिसे मोहोरोविचिच डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है या शॉर्ट में मोहो। ये वो लाइन है जहां पर क्रस्ट खत्म होती है और मेंटल शुरू होता है। क्रोशियन साइंटिस्ट एंद्रेजा मोहोरोविचिच ने 1909 में अर्थक्वेक वेव्स के बिहेवियर में बदलाव देखकर इस बाउंड्री को डिस्कवर किया था। अब मेंटल में दाखिल होते ही सब कुछ बदल जाता है।
यहाँ की रॉक क्रस्ट से ज्यादा डेंस है, ज्यादा गर्म है और एक अजीब स्टेट में है। यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इन रॉक्स के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा है। लेकिन प्रेशर इतना जबरदस्त है कि रॉक पूरे तरीके से पिघल नहीं पाती। वो यहाँ पर एक ऐसी स्टेट में है जिसे साइंटिस्ट विस्कोसियस या फिर प्लास्टिक कहते हैं। सोचिए, बहुत गाढ़ा शहद जो कि हजारों सालों में कुछ सेंटीमीटर्स खिसकता है, यही मेंटल की रॉक है जो धीरे धीरे कन्वेक्शन करंट्स में मूव करती हैं। नीचे से गर्म मटेरियल ऊपर की तरफ आता है और ठंडा होकर वापस नीचे चला जाता है। यही वो प्रोसेस है जो टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करती है, जिससे कॉन्टिनेंट्स खिसकते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं और वोल्केनोस फटते हैं। मेंटल अर्थ की सबसे मोटी लेयर है, करीब 2900 किलोमीटर गहरी, यानी कि अर्थ की टोटल रेडियस का 45% से ज्यादा। मेंटल के बाद अब हमें एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं जो प्रैक्टिकली किसी साइंस फिक्शनल से कम नहीं लगता। ये है आउटर कोर और ये पूरे तरीके से लिक्विड है। करीब 2200 किलोमीटर मोटी ये लेयर मेनली आयरन और निकल के मोल्टन मेटल से बनी है। टेम्परेचर यहाँ 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये लिक्विड मेटल सिर्फ गर्म नहीं, ये मूव कर रहा है, तेजी से चर्न हो रहा है। और यही चर्निंग प्रोसेस अर्थ पर एक ऐसी चीज पैदा करती है जो अगर यहाँ पर नहीं होती तो हम और आप कभी जिंदा ही नहीं बचते, और वो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड यानी कि पिघला हुआ आयरन तेजी के साथ घूमता है तो वो एक जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। इसे साइंटिस्ट जियो डायनेमो कहते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के चारों ही तरफ एक इनविजिबल शील्ड बनाता है जिसे मैग्नेटोस्फेयर कहा जाता है। ये शील्ड सन से आने वाले डेंजरस सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज को रोकती है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के पास नहीं होती तो सन से आने वाली रेडिएशन धीरे धीरे हमारे पूरे ही एटमॉस्फेयर को खत्म कर देती और शायद उस कंडीशन में अर्थ पर लाइफ पनप ही नहीं पाती। एंड बाई चांस अगर ये काम आज की डेट में भी हो जाए तब भी यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और सिर्फ कुछ ही सालों में अर्थ मार्स की तरह बेजान हो जाएगी और हम सब सारा जीवन यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैग्नेटिक फील्ड की एक और हैरान करने वाली बात है, ये कभी कभी पूरे ही तरीके से रिवर्स हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्थ बन जाता है और नॉर्थ पोल साउथ। और ये कोई थ्योरी या साइंस फिक्शनल की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि इसका जीता जागता एग्जाम्पल ठीक समुद्र के बीचों बीच मौजूद है। देखो, जब मिड ओशन रिज पर नई ओशियनिक क्रस्ट बनती है तो उसमें मौजूद आयरन मिनरल्स उस वक्त के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्रीज हो जाते हैं। अब जैसे जैसे नई क्रस्ट बनती है, साइंटिस्ट इसको पढ़कर ये पता लगाते हैं कि कब कब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हुआ था। और इसी स्टडी में एक और शॉकिंग डेटा मिला कि पिछले कुछ करोड़ों सालों में मैग्नेटिक फील्ड सैकड़ों बार रिवर्स हो चुका है। आखिरी बार ये करीब 7,80,000 साल पहले रिवर्स हुआ था और अगली बार ये कब होगा इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। अब इस लेयर को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं पृथ्वी के सबसे अंदर, बिल्कुल सेंटर में, जहां एक सॉलिड मेटल बॉल है। ये इनर कोर है। इनर कोर की डिस्कवरी 1936 में डेनिश साइंटिस्ट इनगे लेबनेन ने की थी। ये करीब 1220 किलोमीटर रेडियस का है, मेनली आयरन और निकल से बना हुआ। टेम्परेचर यहाँ पर 5000 डिग्री से 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, यानी कि सन के सरफेस के बराबर। लेकिन स्ट्रेंजली फिर भी ये सॉलिड है और इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी आयरन सॉलिड कैसे रह सकता है, और इसका जवाब है प्रेशर। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनर कोर का प्रेशर 360 गीगा पास्कल्स है। ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आयरन के एटम्स इतने करीब दब जाते हैं कि वो हिल ही नहीं पाते, चाहे टेम्परेचर कितना भी क्यों ना हो। इसके अलावा साइंटिस्ट को अभी हाल ही में एक और अजीब चीज पता चली है। सेस्मिक डेटा सजेस्ट करता है कि इनर कोर अर्थ के बाकी के सरफेस के मुकाबले अलग स्पीड से रोटेट करता है। कभी ये सरफेस से थोड़ा तेज घूमता है, कभी थोड़ा धीमा, और ये साइकिल लगभग 70 साल का है। ये देखकर कुछ रिसर्चर्स तो ये भी बोलते हैं कि अर्थ के इनर कोर के अंदर भी एक और इनर कोर मौजूद है। इंटरेस्टिंगली, उनके अकॉर्डिंग इस इनर कोर में आयरन क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट बाकी के इनर कोर से भी काफी ज्यादा अलग है। हालांकि देखो, अभी ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस पर इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो चलो गाइज, अब एक मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि किसी तरीके से 12,742 किलोमीटर लंबा अर्थ में एक सीधा टनल बनाया गया है, एक साइड से दूसरी साइड तक। तो अब इस कंडीशन में अगर आप इस टनल के अंदर कूदेंगे तो क्या होगा? देखो, फिजिक्स के हिसाब से ग्रेविटी आपको सेंटर की तरफ खींचेगी। आप तेजी से होते हुए सेंटर पर मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचेंगे।
फिर दूसरी तरफ ग्रेविटी आपको स्लो कर देगी और आप ठीक दूसरे एंड पर पहुंचकर रुक जाएंगे। इस पूरी जर्नी का टाइम लगभग 42 मिनट के आसपास होगा, लेकिन ये प्योरली थियोरेटिकल है क्योंकि टनल के अंदर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 36 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड मेटल होगा और प्रैक्टिकली इस कंडीशन में एक टनल को बना पाना भी इम्पॉसिबल है और उससे गुजरना भी। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मान लीजिए कि आप इंडिया में खड़े होकर एक सुरंग को खोदना शुरू करते हैं जो कि अर्थ पर दूसरी तरफ निकलेगी। अब इस कंडीशन में बहुत से लोगों को यह लगता है कि अगर वो सुरंग खोदेंगे तो वो या तो अमेरिका में जाकर निकलेगी या फिर चाइना में। लेकिन देखो, सच ये है कि हकीकत में इंडिया का एंटीपोडल पॉइंट साउथ पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, करीब साउथ अमेरिका के पश्चिम में, समुद्र के बीच में कहीं। और ये चीज सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली अर्थ पर मौजूद ऑलमोस्ट सभी देशों के एंटीपोडल पॉइंट समुद्र में ही निकलते हैं क्योंकि अर्थ का लगभग 71% एरिया ओशियनिक वाटर से कवर है। इसके लिए एक वेबसाइट भी है जहां जाकर आप अपने शहर का एंटीपोडल पॉइंट चेक कर सकते हैं। लेकिन देखो, अब लास्टली एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो, कोला सुपर डीप बोरहोल के बारे में एक मिथ काफी मशहूर है कि जब ड्रिल बहुत गहराई पर पहुंची थी तो साइंटिस्ट को नीचे से चीखने की आवाज सुनाई दी, जैसे नर्क का दरवाजा खुल गया हो। इस कहानी को वेल टू हेल कहते हैं, जिसे सबसे पहली बार 1989 में एक फिनिश न्यूज़पेपर में छापा गया था। लेकिन ये कहानी पूरे ही तरीके से झूठी है क्योंकि कोला प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में, किसी भी साइंटिस्ट के स्टेटमेंट में ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं है। जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई वो किसी न किसी मूवी के साउंड रिकॉर्ड से ली गई। इसी तरह हॉलो अर्थ थ्योरी भी पूरे ही तरीके से गलत है। अर्थ खोखली नहीं है। ग्रेविटी मेजरमेंट्स, सेस्मिक डेटा और अर्थ का टोटल मास सब कुछ कंफर्म करता है कि अर्थ सॉलिड और लिक्विड लेयर से बनी है, अंदर कोई खाली जगह है ही नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह भी मानना पड़ेगा कि सच बात तो यह है कि अभी हम हमारे प्लेनेट के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हमने अपने ही ग्रह और समुद्र से कहीं ज्यादा तो मार्स और मून के बारे में डेटा इकट्ठा किया हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमें मार्स या फिर मून पर जाने से बेटर अपने ही अर्थ पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ के समुद्रों और यहाँ के इंटरनल स्ट्रक्चर पर खोज करनी चाहिए या फिर नहीं? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस, अगर आपको मेरी और मेरी पूरी टीम की मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हर एक वीडियो की तरह इसे 8000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की मिस्ट्रीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये जो वीडियो दिख रही है ना भाई, इसे भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।